डियर स्टूडेंट्स, सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो सीरीज में आज हम सीपेज थ्रू सॉइल एंड फ्लोनेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीपेज थ्रू सॉइल एंड फ्लोनेट के इस वीडियो लेक्चर में हम निम्नलिखित टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक हैं डेफिनेशन ऑफ सीवेज, प्रॉब्लम्स ऑकर्स ड्यू टू सीवेज, लाप्लास इक्वेशंस एंड इट्स assumptions in the seepage analysis, definition of flownet and its components, properties of flownet, application of flownet and method of flownet, seepage through non-homogeneous soil। सीपेज थ्रू सॉइल। सीपेज बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कोई भी लिक्विड या स्पेशली वाटर किसी भी पोरस मीडिया या सॉइल के थ्रू फ्लो हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सीपेज बोलते हैं। अब किसी को एक कन्फ्यूजन हो सकता है परमिएबिलिटी और सीपेज में। तो परमिएबिलिटी किसी एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। यदि कोई भी मटेरियल परमिएबल है तो उसके थ्रू सीपेज पॉसिबल होगा, और यदि वह मटेरियल परमिएबल नहीं है तो उसके थ्रू सीपेज नहीं हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे परमिएबिलिटी का मतलब होता है, या परमिएबिलिटी किसी भी मटेरियल या सॉइल की वह प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण कोई भी लिक्विड उनके वॉइड्स के थ्रू फिल हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। कोई भी मटेरियल परमिएबल हो सकता है और परमिएबल नहीं हो सकता है। यदि वह परमिएबल है यानी उसके थ्रू, उसके वॉइड्स के थ्रू फ्लो हो सकता है, और यदि वह इम्परमिएबल है इसका मतलब होता है कि उसके वॉइड्स के थ्रू किसी भी प्रकार का फ्लो नहीं हो सकता है। यहाँ पे सीपेज का सिंपल सा मतलब होता है कि सीपेज एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिक्विड किसी पोरस मीडिया के थ्रू फ्लो होता है हाई हेड से लो हेड की तरफ। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। मान लीजिए कि एक सरफेस कैसी है, स्मूथ है, और दूसरी सरफेस यहाँ पे रफ़ लेते हैं। तो रफ़ सरफेस से मतलब होता है कि उस सरफेस का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अधिक है, और स्मूथ सरफेस का मतलब होता है कि उस सरफेस का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम है। यहाँ पे जो कोई भी सरफेस स्मूथ है या रफ़ है, यह उस सरफेस की क्या है? प्रॉपर्टीज है। लेकिन जब हम स्मूथ सरफेस पर चलते हैं तो वहाँ पे फिसल जाते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे स्मूथनेस ऑफ सरफेस क्या है? सरफेस की प्रॉपर्टीज है। लेकिन वहाँ पे फ्रिक्शन ना होने के कारण हमें फिसल जाते हैं। तो यहाँ पे फिसलना एक कैसी है? प्रोसेस है। इसी प्रकार से किसी भी मटेरियल का परमिएबल होना उसकी एक प्रॉपर्टीज है, और उसके थ्रू वाटर का फ्लो होना एक प्रोसेस है। आप फिगर में देख रहे हैं कि मैंने दो टैंक शो किए गए हैं, एक टैंक फर्स्ट और एक टैंक सेकंड। पहली कंडीशन में मान लीजिए कि केवल टैंक फर्स्ट में वाटर अवेलेबल है और दूसरे में किसी भी प्रकार का वाटर अवेलेबल नहीं है। तो सीपेज प्रोसेस, अब सीपेज प्रोसेस को हम समझते हैं। यहाँ पे पहले पॉइंट में क्या है? वाटर अवेलेबल है, और वह बीच में, उसके बीच में क्या है? एक पहाड़ी है जो परमिएबल मटेरियल और सॉइल से मिलकर बनी है। अब यह वाटर हाई एल्टीट्यूड पे अवेलेबल है, तो हायर हेड से लोअर हेड की तरफ फ्लो होता है और पोरस मीडिया के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो सीपेज प्रोसेस के कारण कुछ पानी जो टैंक फर्स्ट में था वो किस में आ गया है? टैंक सेकंड में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सीपेज कहते हैं। प्रॉब्लम्स ऑकर्स फ्रॉम द सीपेज। किसी भी स्ट्रक्चर में हम सीपेज क्यों नहीं होने देना चाहते हैं, या सीपेज के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम समझते हैं। सबसे प्रमुख प्रॉब्लम है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर। ओके, आप फिगर फर्स्ट को कंसीडर कीजिए। मान लीजिए कि पहले टैंक में एक 5 मीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है उसके बॉटम से। ओके, और दूसरा टैंक पूरी तरीके से खाली है। अब इसमें क्या हो रहा है? सीपेज लॉस हो रहा है। तो सीपेज लॉस के कारण जो 2 मीटर, अब टैंक में, पहले टैंक में 3 मीटर पानी बचा है, पहले क्या था? 5 मीटर। तो सीपेज के कारण जो वाटर 2 मीटर लॉस हुआ है वो किस में चला गया है? सेकंड टैंक में।
इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। हम बरसात में देखते हैं कि जब पानी बरसता है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो पानी उन गड्ढों से गायब हो जाता है, जिसका सिंपल सा कारण यह है कि वह वाटर सीपेज के कारण फ्लो हो गया है। दूसरा होता है रिडक्शन इन इफेक्टिव स्ट्रेस। सीपेज के कारण सॉइल का जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसको अपन एक फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें h हाइट तक पानी भरा हुआ है। ओके, इस कंटेनर को एक ट्यूब के द्वारा किसी सॉइल से कनेक्ट किया गया है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सीपेज हो रहा है वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो यदि हमारा सीपेज वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसको अपन समझते हैं। अब चूंकि जो सॉइल का जो वेट होगा, सैचुरेटेड सॉइल है, वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, लेकिन इसमें जो सीपेज प्रेशर है, सीपेज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इस वजह से सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तीसरा है अपलिफ्ट प्रेशर। जहाँ पर भी सॉइल के थ्रू सीपेज होता है तो वह किसी भी स्ट्रक्चर पे क्या लगाता है, अपलिफ्ट प्रेशर अप्लाई करता है। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। मैंने ये सॉलिड ग्रेविटी डैम का डायग्राम शो किया गया है जिसमें एक सर्टेन हाइट तक वाटर फिल हो रहा है। अब इस जो डैम की फाउंडेशन है उसके थ्रू वाटर क्या हो रहा है, सीप कर रहा है। जब सीप करता है तो यह वाटर इस डैम को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करने के लिए प्रेशर जनरेट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर। चौथा है पाइपिंग फेलियर। सीपेज के कारण जो अर्दन डैम होते हैं वो पाइपिंग के थ्रू फेल हो जाते हैं। इसको अपन समझते हैं। जब वाटर फाउंडेशन के थ्रू सीप कर रहा है या वॉइड्स के थ्रू फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है कि अपने साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी साथ में बहा कर ले जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती रहती है, जिस वजह से जो अर्दन डैम है उसके फाउंडेशन में एक पतली कंड्यूट का फॉर्मेशन हो जाता है सीपेज के कारण। एक पतला पाइप टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पाइपिंग बोलते हैं। अब यदि किसी भी अर्दन डैम की फाउंडेशन में पाइपिंग का फॉर्मेशन हो जाता है तो वहाँ पे एक हॉलो स्ट्रेटा का जनरेशन हो जाता है और फाउंडेशन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे सडन सेटलमेंट क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर का। तो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑकर्स ड्यू टू सीपेज। लाप्लास इक्वेशन फॉर 2D फ्लो कंडीशन या लाप्लास इक्वेशन फॉर सीपेज, इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। सबसे पहली एजम्पशंस है कि जहाँ जिस सॉइल के थ्रू सीपेज होगा वो सॉइल पूरी तरीके से कैसी होगी, सैचुरेटेड होगी और डार्सीज लॉ वहाँ पे वैलिड रहेगा या एप्लीकेबल होगा। अब इसको अपन समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक सॉइल है जिसमें सीपेज दो डायरेक्शन में हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, और ये सॉइल पूरी तरीके से सैचुरेटेड है। यहाँ पे सैचुरेटेड सॉइल का मतलब होता है कि उस सॉइल मास की वॉइड्स में वाटर फिल है, केवल या वाटर अवेलेबल है। ओके, अब एक अपन पॉन्ड को कंसीडर करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, वाटर भरा हुआ है और ये चारों तरफ इसके क्या है, एक पूरस स्ट्रेटा है या पूरस सॉइल है। तो इस सॉइल के थ्रू क्या हो रहा है, सीपेज हो रहा है। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में भी सीपेज हो रहा है और वाई डायरेक्शन में भी सीपेज हो रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है वो क्या है, वी एक्स है, और डार्सीज के अकॉर्डिंग, डार्सीज लॉ के अकॉर्डिंग वी एक्स बराबर हो जाएगा के एक्स इंटू आई एक्स, जहाँ पे के एक्स है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इन एक्स डायरेक्शन और आई एक्स क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है डेल्टा एच अपॉन डी एक्स। यानी डेल्टा एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड लॉस को, और डी एक्स क्या होता है, लेंथ ऑफ सीपेज फ्लो इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरीके से वी वाई क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो बराबर हो जाएगा के वाई इंटू आई वाई,
जहाँ पे के वाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इन वर्टिकल डायरेक्शन, और आई वाई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन। तो आई वाई बराबर हो जाएगा डी एच अपॉन डी वाई, जहाँ पर डी एच क्या है, हेड लॉस, और डी वाई क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो या लेंथ ऑफ सीपेज इन वाई डायरेक्शन। लाप्लास इक्वेशन की सेकंड अजम्पशन है सॉइल मास इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। अब यहाँ पे हम होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक सॉइल को समझते हैं। होमोजीनियस सॉइल का मतलब जो बेसिकली होता है वो किस पर बेस्ड होता है, फिजिकल पैरामीटर्स पर बेस्ड होता है। होमोजीनियस सॉइल से मतलब यहाँ पे होता है यदि कोई भी सॉइल मास है उसकी जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है या ग्रेन साइज है हर एक डायरेक्शन में कैसा हो, सिमिलर हो, एक्स वाई जेड या जितनी भी डायरेक्शन हो सकती हैं, तो वो एक पैरामीटर्स है कि वो सॉइल कैसी है, होमोजीनियस नेचर की है। दूसरा पैरामीटर्स क्या होता है, यदि सॉइल की जो पोर्स की साइज है या वॉइड्स की साइज है हर एक डायरेक्शन में एक जैसी है, तो हमें बोल सकते हैं कि ये सॉइल होमोजीनियस है। तीसरा हो सकता है कि यदि किसी भी सॉइल की डेंसिटी हर एक डायरेक्शन में एक जैसी हो, तो हमें सॉइल बोल सकते हैं कि ये सॉइल कैसी है, होमोजीनियस सॉइल है। यहाँ पे होमोजीनियस सॉइल का मतलब होता है यदि सॉइल के जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो हर एक डायरेक्शन में एक जैसे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सॉइल। दूसरा होता है आइसोट्रॉपिक सॉइल। ट्रॉपिक सॉइल या आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मटेरियल की, वो किस पे बेस्ड होती है, उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज या इंजीनियरिंग बिहेवियर पर। अब इसको समझते हैं। यदि किसी भी सॉइल की हर एक डायरेक्शन में उसकी जो परमेबिलिटी है वो एक जैसी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सॉइल कैसी है, होमोजीनियस सॉइल है। दूसरा, यदि किसी भी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ हर एक डायरेक्शन एक्स वाई जेड या कोई भी डायरेक्शन में सिमिलर है, तो हमें बोल सकते हैं कि ये सॉइल आइसोट्रॉपिक हो सकती है। यदि किसी भी सॉइल का जो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी है ईच डायरेक्शन में सिमिलर हो, तो हमें कह सकते हैं कि यह सॉइल कैसी है, आइसोट्रॉपिक है। यहाँ पे आइसोट्रॉपिक से मतलब होता है यदि कोई भी सॉइल है उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ हर एक डायरेक्शन में सिमिलर हैं, तो वो सॉइल कैसी होगी, आइसोट्रॉपिक सॉइल कहलाएगी। तीसरा एजम्पशन है कि जो सॉइल के ग्रेन्स हैं, जो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो कैसे हैं, पूरी तरीके से इनकम्प्रेसिबल हैं। मतलब सॉइल के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही जो चूँकि सॉइल एक कैसा है, पोरस मटेरियल है, तो इसमें सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं और सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में वाइड स्पेस या पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब इस पोर्स में जो लिक्विड या फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोर फ्लूइड्स बोलते हैं। हमारे सीपेज के केस में जो पोर फ्लूइड क्या है, वाटर है, तो इसकी एजम्पशंस यह है कि जो पोर फ्लूइड है वो भी इनकम्प्रेसिबल रहेगा। मतलब सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स भी इनकम्प्रेसिबल रहेंगे और वाटर भी कैसा रहेगा, इनकम्प्रेसिबल नेचर का होगा। चौथा है स्टेडी स्टेट कंडीशन एग्जिस्ट। जहाँ जहाँ पर सीपेज हो रहा है वहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, यानी वहाँ पे फ्लो में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। इसको अपन एक पाइप के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि एक टैपर्ड पाइप है। टैपर्ड पाइप से मतलब होता है एक ऐसा पाइप जिसकी लेंथ के अलोंग उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अपन टैपर्ड पाइप बोलते हैं। अब टैपर्ड पाइप पे हमने जो डिस्चार्ज मेजर किया इनलेट पर, वो क्या है, क्यू इनलेट है, जो बराबर होता है, चूँकि डिस्चार्ज का फॉर्मूला बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो क्यू इनलेट बराबर है A1 और इंटू V1, और क्यू आउटलेट क्या हो जाएगा, A2 इंटू V2। यदि पूरी लेंथ में इस पाइप के हर एक सेक्शन पर डिस्चार्ज एक जैसा हो, तो इसको बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो जो जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशंस होती है वो हो जाएगी हर एक पॉइंट पर डिस्चार्ज बराबर है, यानी एंट्री पे भी डिस्चार्ज उतना ही होगा जितना एग्जिट पे है, तो क्यू इनलेट बराबर क्यू आउटलेट यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशंस के लिए। तो A1 V1 बराबर A2 V2, ये क्या है, एक जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशंस कहलाती है। लेकिन जो बेसिक कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो
उसका फॉर्मूला होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, जहाँ पे यू क्या रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन एक्स डायरेक्शन और भी क्या रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन वाई डायरेक्शन। अब यदि हम जो u है मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी kx इंटू डी एच अपॉन डी एक्स, और v यानी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या थी ky इंटू डी एच अपॉन डी वाई। इसको बेसिक इक्वेशन में पुट करें तो हमें लाप्लास इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी kx डी टू एच अपॉन डी एक्स टू प्लस ky डी टू एच अपॉन डी वाई टू इक्वल टू 0। फ्लोनेट को समझने के लिए हम इस अर्दन डैम के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। मान लीजिए कि एक अर्दन डैम है जिसमें जो वाटर है वो FTL तक भरा हुआ है, या जो टैंक में वाटर की हाइट है वो किसके बराबर है फुल टैंक लेवल के बराबर है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो अर्दन डैम है वो मिट्टी का बना हुआ है और सॉइल कैसी होती है पोरस मटेरियल होती है, और यहाँ पे जो फाउंडेशन है वो भी किसकी है सॉइल की है। तो इस केस में जो फ्लो हो सकता है या सीपेज हो सकता है वो डैम की बॉडी के थ्रू भी हो सकता है और डैम की फाउंडेशन के थ्रू भी हो सकता है। तो पहले समझते हैं अपन डैम की सीपेज थ्रू डैम बॉडी। अब जो आप देख रहे हैं कि इस फिगर में सीपेज हो रहा है, ओके, तो सीपेज की जो टॉप फ्लो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रीएटिक लाइन। मतलब जो टॉप फ्लो लाइन आप फिगर में देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं फ्रीएटिक लाइन बोलते हैं, और इस पर जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और जो फ्रीएटिक लाइन की जो नीचे की जो पोर्शन है डैम का वो कैसा रहता है सैचुरेटेड रहता है, और इसके ऊपर वाला जो डैम का हिस्सा रहता है फ्रीएटिक लाइन की वो कैसा रहता है अनसैचुरेटेड रहता है। ओके, तो जो फ्रीएटिक लाइन के नीचे जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर होगा, और फ्रीएटिक लाइन पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इसके साथ ही जो फ्रीएटिक लाइन होती है वो एस शेप की पाई जाती है और यह जनरली पैराबोलिक होती है। सेकंड केस है कि जो सीपेज हो रहा है वो डैम की फाउंडेशन के थ्रू हो रहा है। तो सीपेज चूँकि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड किसी भी पोरस मीडिया में फ्लो होता है, ओके, इसको क्या बोलते हैं अपन सीपेज बोलते हैं। अब जब वाटर का सीपेज हो रहा है तो वाटर पार्टिकल्स एक पाथ को फॉलो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं फ्लो लाइंस बोलते हैं। मतलब जिस लाइंस के अलोंग जो वाटर का फ्लो हो रहा है थ्रू द सॉइल मास उसको क्या बोलते हैं अपन फ्लो लाइंस। तो मैंने फिगर में 4 फ्लो लाइंस को शो किया गया है जिसे आप देख सकते हैं। दूसरा होता है इक्विपोटेंशियल लाइन। यदि हम फ्लो लाइंस के अलोंग हर जगह पर क्या इंसर्ट करें पीजोमेट्रिक ट्यूब इंसर्ट करें और उनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेजर करें, और सिमिलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाले पॉइंट्स को मिलाने से जो हमें लाइन मिलती है उसको क्या बोलते हैं अपन इक्विपोटेंशियल लाइन। फिगर में मैंने 5 इक्विपोटेंशियल लाइन को शो किया गया है। अब समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइन आखिर होती क्या है। मान लीजिए कि पहली जो 1 2 3 4 फ्लो लाइन्स है उस पे अपन ने क्या लगाया है पीजोमेट्रिक ट्यूब लगाया है। तो पहली पर एक पॉइंट पर अपन को क्या मिला पीजोमेट्रिक हेड 5 मीटर मिला, दूसरी फ्लो लाइन पे भी लगाया वहाँ पर भी 5 मिला, तीसरी पे भी 5 मिला और चौथी पर भी 5 है। तो एक जैसे पीजोमेट्रिक हेड वाले पॉइंट्स को यदि मिला दें और जो लाइन बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस। अब होता है फ्लो चैनल्स। फ्लो चैनल बेसिकली एक एरिया होता है इंक्लूड बिटवीन 2 फ्लो लाइंस। मतलब 2 फ्लो लाइंस के बीच में जो एरिया इनक्लोज रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं फ्लो चैनल बोलते हैं। अब इसमें एक होता है फील्ड। यहाँ पे फील्ड का मतलब होता है दैट पोर्शन ऑफ फ्लो चैनल विच इज इंक्लूडेड बिटवीन 2 इक्विपोटेंशियल लाइंस, उसे हम क्या बोलते हैं फ्लो चैनल वो फील्ड बोलते हैं। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए।
फ्लो चैनल बेसिकली क्या है, एरिया बिटवीन टू फ्लो लाइंस। तो यहाँ पे जो हैचेज पोर्शन है वो किसको शो कर रहा है, फील्ड को, कि फ्लो चैनल का वह हिस्सा जो दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड कहते हैं। इसे हमने हैचेज पोर्शन के थ्रू फिगर में शो किया है। फ्लो लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो चैनल तथा फील्ड की डेफिनेशन शो की गई हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट। अब जो एक फ्लो नेट होता है उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि जो फ्लो लाइंस होती हैं और इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल्स पर इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब मैंने फिगर में शो किया गया है कि दो फ्लो लाइंस हैं और दो इक्विपोटेंशियल लाइन हैं, तो इनके बीच में हमेशा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, या फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस हमेशा एक दूसरे के ऑर्थोगोनल रहती हैं। ओके, दूसरा होता है जितनी भी फील्ड्स होती हैं, मतलब पोर्शन ऑफ फ्लो चैनल बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। और ये फील्ड्स हमेशा स्क्वायर शेप की रहेंगी। आप फिगर में देख सकते हैं कि जो हैचेज पोर्शन है जो फील्ड का, ये हमेशा फ्लो नेट में किस शेप में रहेंगी, स्क्वायर शेप में रहेंगी। ओके, या इसके अलावा आप यहाँ पे भी मैंने एक फिगर शो किया गया है कि इसमें 3 फ्लो फील्ड्स शो की गई हैं जिनका शेप हमेशा कैसा रहेगा, किसी भी फ्लो नेट में स्क्वायर शेप का रहेगा। अब यहाँ पे जो फ्लो फील्ड्स हैं वो अलग अलग साइज़ की हैं। एक की साइज़ क्या है, A1 B1 है, दूसरे की A2 B2 है और तीसरे की क्या है, A3 B3 है। तो इनके बीच में जो प्रपोर्शनेट होंगे, A1/B1 इक्वल टू A2/B2 इक्वल टू A3/B3। मतलब जो जितने भी स्क्वायर्स हैं फील्ड चैनल की वो आपस में कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शनेट रहेंगे। जो हेड लॉस होगा किसी भी इक्विपोटेंशियल लाइंस पर वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि हर एक इक्विपोटेंशियल लाइन पे हेड लॉस बराबर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जो FTL की हाइट 5 मीटर है, तो पहली इक्विपोटेंशियल लाइन पे 0.5 का ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे प्रेशर हेड कितना हो जाएगा, 4.5 मीटर। दूसरी पे भी क्या होगा, 0.5 ही हेड लॉस होगा। तीसरी इक्विपोटेंशियल लाइन पे भी क्या होगा, 0.5। मतलब हर एक इक्विपोटेंशियल लाइन पर जब भी हम फ्लो नेट को ड्रॉ करेंगे तो इक्वल लॉस ऑफ हेड या इक्वल लॉस ऑफ वाटर को कंसीडर करेंगे। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है फ्लो नेट की वो यह है कि प्रत्येक फ्लो चैनल्स में जो डिस्चार्ज होगा वो बराबर होगा। ओके, मतलब यहाँ पे मैंने कितने फ्लो चैनल शो किए हैं फिगर में, 1 2 3 4। तो चारों फ्लो चैनल्स में जो डिस्चार्ज होगा डेल्टा Q1 इक्वल टू डेल्टा Q2 इक्वल टू डेल्टा Q3 इक्वल टू डेल्टा Q4। मतलब हर एक फ्लो चैनल में बराबर पानी फ्लो होगा। ओके, अब है यूज ऑफ फ्लो नेट। फ्लो नेट के आखिर उपयोग क्या है। सबसे पहला यूज है फ्लो नेट का कि कोई भी वाटर जो डैम है उसके थ्रू कितना वाटर का लॉस हो रहा है सीपेज के कारण, तो सीपेज कैलकुलेशन या सीपेज लॉस का कैलकुलेशन किसकी हेल्प से किया जाता है, फ्लो नेट की हेल्प से किया जाता है। इसका फार्मूला स्मॉल q बराबर होता है K इंटू एच इंटू NF/ND, जहाँ पे K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल, H क्या है, हेड लॉस, और NF/ND को क्या बोलते हैं अपन, शेप फैक्टर कहते हैं। जहाँ पे NF क्या है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल, और ND क्या है, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स। ओके, अब हम इन चीज़ों को, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप और नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स को फिगर में समझते हैं। इस फिगर में मैंने नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स क्या है, 1 2 3 4 5। मतलब जितनी भी फ्लो लाइंस हैं उनके बीच में जो फ्लो चैनल्स होती हैं उनकी संख्या क्या है, फ्लो चैनल्स है।
इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इस केस में 6 इक्विपोटेंशियल क्या हैं? ड्रॉप्स हैं। यदि हमें कभी भी फ्लो नेट का यदि फिगर ना दिया गया हो तो हम नंबर ऑफ फ्लो चैनल कैसे निकाल सकते हैं? NF बराबर होता है नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1। यदि किसी फ्लो नेट में 10 फ्लो लाइंस हैं तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स बराबर हो जाएगा 10 - 1 = 9। नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ND बराबर होता है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1। यदि मान लीजिए कि उस फ्लो नेट में 10 ही इक्विपोटेंशियल लाइन हैं तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप या ND बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 1 = 9। इसके अलावा जो फ्लो नेट का उपयोग अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेशन और एग्जिट ग्रेडियंट के कैलकुलेशन में भी किया जाता है। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फ्लो नेट्स को बनाने की निम्नलिखित मेथड हैं। पहली होती है एनालिटिकल मेथड, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल फ्लो एनालॉगी मेथड, तीसरा होता है कैपिलरी फ्लो एनालॉगी मेथड, चौथा है सैंड मॉडल मेथड और पांचवा है ग्राफिकल मेथड। फ्लो थ्रू नॉन होमोजीनियस सेक्शन या सीपेज थ्रू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अब मान लीजिए कि जो बार्डर का सीपेज हो रहा है वो 2 अलग अलग सॉइल के थ्रू हो रहा है, कि मतलब एक सर्टेन पोर्शन में सॉइल H1 टाइप की है, सॉइल 1 है, और एक दूसरे पोर्शन में कैसी है? सॉइल 2 प्रेजेंट है, और इन दोनों सॉइल्स के थ्रू क्या हो रहा है? सीपेज हो रहा है। मान लीजिए कि जो सॉइल 1 है उसकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या है? K1 है, और दूसरा जो सॉइल 2 है उसका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या है? K2 है। अब जो सॉइल 1 है और सॉइल 2 है वो एक इंक्लाइंड लाइन के थ्रू अलग अलग होती हैं। मतलब जो आपको इंक्लाइंड लाइन मैंने शो की गई है उसके लेफ़्ट साइड में सॉइल 1 प्रेजेंट है और राइट साइड में कौन सी सॉइल प्रेजेंट है? सॉइल 2। अब इस लाइन पर जो हमारी इंक्लाइंड लाइन है उस पर अपन एक क्या डालते हैं? नॉर्मल या परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए वो परपेंडिकुलर लाइन किसके द्वारा शो की गई है? डैश्ड लाइन के द्वारा शो की गई है। अब अपन एंगल मेजर करते हैं कि पहली फ्लो लाइंस नॉर्मल लाइंस के साथ क्या एंगल बना रही है और दूसरी फ्लो लाइंस नॉर्मल्स के साथ एंगल क्या बना रही है। तो सॉइल 1 के केस में है एंगल क्या है? α1 है, और सॉइल 2 के केस में है एंगल कैसा है? α2 है। तो इन दोनों सॉइल की जो परमेबिलिटी है होती है या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है उनके बीच में रिलेशन होता है K1/K2 = 10 α1 / 10 α2। तो इसके 2 केस होते हैं। पहला केस में हम मानते हैं कि जो K1 है सॉइल 1 है उसका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन K2, मतलब पहली सॉइल दूसरी सॉइल के कंपैरिजन में अधिक पोरस है या अधिक परमेबल है। तो इस केस में α1 कैसा होगा? α2 के बराबर होगा, और जो दूसरी जो फ्लो होगा वो किसके तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा? नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट था, दूसरी सॉइल जिसकी परमेबिलिटी कम है उसकी तरफ ये झुक गया है। ओके। अब इसमें दूसरा केस हो सकता है कि यदि K1 इज़ लेस देन K2, मतलब सॉइल 1 की परमेबिलिटी कम है और सॉइल 2 की परमेबिलिटी ज़्यादा है, तो इस केस में α1 α2 के कंपैरिजन में छोटा होगा और फ्लो गेट्स डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब जस्ट इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ऐसा केस क्या एक्चुअली हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये जनरली हमें अर्दन डैम के केस में देखने को मिलता है। चूँकि हम जानते हैं कि जो अर्दन डैम होता है उसके 2 मेजर पोर्शन होते हैं। पहला सेंट्रल जो पोर्शन होता है वो इम्परमेबल सॉइल का बना होता है, या एक ऐसी सॉइल जिसकी परमेबिलिटी कम हो। ओके, जिसे क्या बोलते हैं अपन? हर्टिंग बोलते हैं। और जो बाहर का जो हिस्सा होता है, मतलब जो हर्टिंग को जो हिस्सा कवर करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? केशिंग बोलते हैं। यह सॉइल हर्टिंग में जो सॉइल उपयोग की गई है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा परमेबल होती है। तो अब इसमें अपन जो सीपेज के एनालिसिस को समझते हैं। पहला केस में K1 इज़ ग्रेटर देन K2, जब वाटर कहाँ पे फ्लो होगा?
केसिंग से हर्टिंग के थ्रू में फ्लो होगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब वाटर केसिंग के थ्रू हर्टिंग में जाएगा, तो इस केस में K2 इज़ लेस देन K1। तो दोनों कंडीशन हैं। पहला, जब वाटर केसिंग से हर्टिंग में जा रहा है तो K1 इज़ ग्रेटर देन K2 है, और जब हर्टिंग से केसिंग में पानी जाएगा तो K2 इज़ लेस देन K1। ओके, यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।